नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन जलवायु, भारत की जो जलवायु है और भारत का जो मॉनसून है उसके बारे में देख रहे थे, जिसमें कि अपन भारत की जलवायु और भारत के मॉनसून को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में देख रहे थे। दूसरा कारक है वायुदाब, और जो पवन संबंधी कारक हैं ये भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो वायुदाब और पवन संबंधी कारक जो है वो कैसे प्रभावित करते हैं जलवायु को, उसके बारे में देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ITCZ के बारे में। ये क्या है ITCZ? ये एक अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, यानी कि एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है जो कि भारतीय मॉनसून को यानी जलवायु को प्रभावित करता है। तो ITCZ का सिद्धांत भी दे रखा है, फ्लोन ने ये सिद्धांत दिया है। क्या है ITCZ, इसमें देखते हैं। इसके अनुसार मॉनसून निर्माण का प्रमुख कारण क्या है? दाब पेटियों का विस्थापन। तो ITCZ जो है ये क्या है? ये खुद एक निम्न वायुदाब पेटी है। निम्न वायुदाब पेटी है, निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है। तो जैसे जैसे सूर्य का विस्थापन होता है, ये जो पेटियां हैं, वायुदाब पेटियां हैं, इनका भी विस्थापन होता है। जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो ये जो वायुदाब पेटियां हैं, जो ITCZ है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थानांतरित हो जाती है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तब ITCZ जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थानांतरित हो जाता है। तो किस प्रकार से ये जलवायु को प्रभावित करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ITCZ जो सिद्धांत है जो कि फ्लोन ने दिया है, उनके अनुसार जो भारत का मॉनसून है उसका निर्माण का कारण क्या है? दाब पेटियों का विस्थापन इसका मुख्य कारण है। किस प्रकार से? तो हमने देखा कि ITCZ जो है ये एक निम्न वायुदाब क्षेत्र है जो कि सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जाने से उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकता है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है तब ITCZ पेटी जो है ये उत्तरी गोलार्ध में खिसक जाती है, और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तब ITCZ पेटी जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में खिसक जाती है। तो हम देखते हैं कि सूर्य की किरणें जो हैं विषुवत रेखा पे जब सीधी पड़ती हैं, कब पड़ती हैं सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे सीधी? तो ये पड़ती हैं मार्च और सितंबर के महीने में। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं विषुवत रेखा पे। तब क्या होता है? ITCZ कहाँ पे होता है उस टाइम? उस टाइम पे ITCZ पेटी जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि ये क्या है? अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र कौन सा होता है? ये होता है, ये 0 डिग्री क्या है? ये है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, यानी कि 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है ITCZ पेटी वाला क्षेत्र। दोनों तरफ से पवनें आ रही हैं, इनको व्यापारिक पवनें बोला जाता है। तो उत्तर की तरफ से व्यापारिक पवनें आ रही हैं और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ से भी व्यापारिक पवनें आ रही हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को बोला जाता है अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण का मतलब यानी कि कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में क्या होता है? दोनों ओर से कन्वर्ज हो रही है, यानी कि दोनों ओर से एक ही तरफ पवनें आ रही हैं। इसका विपरीत होता है अपसरण। उसमें क्या होता है? पवनें विपरीत दिशा में जाती हैं ऐसे। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये अभिसरण क्षेत्र है, यहाँ पे पवनें दोनों ओर से इस क्षेत्र में पवनें आ रही हैं। तो ये उत्तर से पवनें आ रही हैं व्यापारिक पवनें, और ये आ रही हैं दक्षिण से व्यापारिक पवनें जो हैं इस क्षेत्र में। अब इस क्षेत्र में क्यों आ रही हैं? ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में और नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध में दोनों ओर क्या है? उच्च वायुदाब पेटियां हैं। तो ये है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और नीचे भी दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। हमने देखा था पवनें जो हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, और बीच वाला जो क्षेत्र है ITCZ वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? निम्न वायुदाब क्षेत्र है। इसलिए पवनें जो हैं वो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की ओर से ITCZ क्षेत्र जो है इसकी तरफ आ रही हैं। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम ऐसे ही हो रहा है। जो पवनें हैं, व्यापारिक पवनें जो हैं वो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की तरफ से ITCZ क्षेत्र की तरफ आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये क्या है? लो प्रेशर वाला क्षेत्र है। ठीक है। तो ये कंडीशन हमने देखी मध्य मार्च और सितंबर की
जब सूर्य की जो किरणें हैं विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती हैं। अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें, जो कि लगभग 21 जून की कंडीशन होती है, जब सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पे सीधी पड़ती हैं। अब कर्क रेखा यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है, तो ITCZ पेटी जो है ये भी उत्तरी गोलार्ध में स्थापित हो जाती है। तो ITCZ कहाँ पे स्थापित होता है? तो लगभग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत पे आके ITCZ पेटी जो है ये स्थापित हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती हैं। तो तब क्या होता है? तो ये वाली कंडीशन है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती हैं। तो हमने देखा था कर्क रेखा कहाँ पे है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है कर्क रेखा, तो ये यहाँ पे है कर्क रेखा इन दोनों के बीच में। इस टाइम पे क्या हो रहा है? ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पे सीधी पड़ रही हैं, ठीक है। तो ITCZ पेटी जो है ये कहाँ पे स्थापित हो गई? कर्क रेखा के बीच में आके यहाँ पे स्थापित हो गई 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। तो हमने देखा था ये क्या है? 0 डिग्री, जिसको कि विषुवत रेखा बोला जाता है। इसके नीचे था उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। जहां पे ये ITCZ पेटी स्थापित होगी वहां पे क्या होगा? लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि ITCZ पेटी जो है ये क्या है? एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे बन रहा है लो प्रेशर। और नीचे की तरफ से जहां से व्यापारिक पवनें आ रही हैं वहां पे है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, तो ये क्या है? हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है। इसीलिए व्यापारिक पवनें क्या कर रही हैं? ऐसे जा रही हैं। कहां से जा रही है? दक्षिणी गोलार्ध से लेके उत्तरी गोलार्ध में जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है? देखो विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा से नीचे यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में तो इनकी दिशा क्या है? इनकी दिशा है, ये उत्तर हो गया हमारा, नीचे दक्षिण हो गया, और ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। तो दक्षिणी गोलार्ध में दिशा है दक्षिण पूर्व, ठीक है। दक्षिण पूर्व से लेके उत्तर पश्चिम की ओर व्यापारिक पवनें चल रही हैं। लेकिन जैसे ही व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करती हैं तो कोरियोलिस बल के कारण ये जो है ये पवनें दाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। इसलिए इनकी दिशा क्या हो जाती है? इनकी दिशा हो जाती है दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की ओर। तो ये हमारा मॉनसून है जो कि दक्षिण पश्चिमी मॉनसून कहलाता है। जब ये जो व्यापारिक पवनें हैं ये विषुवत रेखा को जैसे ही पार करती हैं तो कोरियोलिस बल के कारण ये पवनें दाईं ओर मुड़ जाती हैं और इनकी दिशा हो जाती है दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की ओर। अब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही हैं ये पवनें, और ये जो पवनें हैं देखो नीचे क्या है? हिंद महासागर है, और ऊपर है स्थलीय भाग। तो ये जो पवनें हैं ये चल रही हैं जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर, तो अपने साथ नमी लेके जाएंगे। ये जो पवनें हैं ये क्या होंगी? आर्द्रता युक्त होंगी, यानी इनमें नमी की मात्रा है, तो ये पवनें यहाँ जाके वर्षा करेंगे, क्योंकि इनमें नमी की मात्रा बनी हुई है। और नमी युक्त जो पवनें होती हैं वो वर्षा लेके आती हैं, वर्षा करती हैं, जैसे किसी तटीय भाग से टकराएंगे। तो क्योंकि ये इनमें नमी क्यों है? क्योंकि ये जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर जा रही हैं। यहाँ पे हिंद महासागर से ये पवनें जा रही हैं, यहाँ पे बीच में अरब सागर आ जाता है, इधर बंगाल की खाड़ी आ जाती है, तो इनमें अच्छी खासी मात्रा में नमी होती है और आगे चल के ये पवनें वर्षा करती हैं भारत में। तो ये हमने देखा व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते कोरियोलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ के दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों का रूप ले लेती हैं। हिंद महासागर से भारतीय उप महाद्वीप की ओर ये पवनें हैं ये चल रही हैं, यानी कि जलीय भाग से लेके स्थलीय भाग की ओर ये जो पवनें हैं ये चल रही हैं। इसलिए इनमें क्या है? जब ये जलीय भाग से चल रही हैं तो इनमें आर्द्रता है यानी नमी है, तो ये जो पवनें हैं ये क्या करेंगी? वर्षा करती हैं। अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु के दौरान जो ITCZ पेटी है ये दक्षिणी गोलार्ध में आके स्थापित हो जाती है, यानी कि 0 डिग्री से नीचे कहीं यहाँ पे आके ये जो पेटी है ITCZ पेटी है ये यहाँ पे आके स्थापित हो जाती है। तो यहाँ पे ये पेटी क्या है? यहाँ पे आके स्थापित हो जाती है। अब पवनें, अब देखो जब ITCZ दक्षिणी गोलार्ध में स्थापित हो गया तो ये कौन सा है? ये है लो प्रेशर वाला क्षेत्र, क्योंकि ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है। और ऊपर शीत ऋतु में अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है लो टेम्परेचर है, तो यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर है। तब पवनों की दिशा क्या रहेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनों की जो दिशा है ये रहेगी। अब जो पवनें चल रही हैं वो किधर से किधर चल रही हैं, अब ये पवनें चल रही हैं भारतीय उपमहाद्वीप यानी स्थलीय भाग से लेके हिंद महासागर यानी कि जलीय भाग की ओर। अब जब ये पवनें स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर चल रही हैं तो ये पवनें कैसी होंगी, शुष्क पवनें हैं, इनमें नमी की मात्रा नहीं होगी। जब पवनें शुष्क हैं तो बारिश भी नहीं करेंगे, और इन पवनों की दिशा क्या होगी, उत्तर पूर्वी मॉनसून पवनें इनको बोला जाता है। तो ये देखो उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रही हैं, तो ये हैं उत्तर पूर्वी मॉनसून पवनें, जो कि शुष्क पवनें हैं और इनकी वजह से वर्षा नहीं हो पाती। तो ये हमने देखा कि कैसे ITCZ पेटी जो है ये जलवायु को प्रभावित करती है, इसकी वजह से कैसे भारत में वर्षा होती है। दूसरा कारक है पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी जो जलवायु है वो प्रभावित होती है, और उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं उनकी वजह से भी भारत की जो जलवायु है, जो मॉनसून है, वो प्रभावित होता है। अब हम देखते हैं भारत में ऋतु के अनुसार मॉनसून की क्या क्रियाविधि है। तो अगर हम ऋतु के अनुसार मॉनसून की क्रियाविधि देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं शीत ऋतु की। शीत ऋतु कब रहती है, तो मध्य नवंबर से लेके फरवरी तक शीत ऋतु रहती है। इस टाइम पे जो घटना घटित होती है वो है पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय चक्रवात आते हैं, शीतोष्ण चक्रवात भी इनको बोला जाता है, या फिर इनको बोला जाता है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस बोला जाता है। तो ये सारे नाम हैं पश्चिमी विक्षोभ के, या फिर इसी को बोला जाता है भूमध्य सागरीय चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात या वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। तो क्या है पश्चिमी विक्षोभ, कैसे उत्पन्न होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ जो है ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं और उत्तर पश्चिमी भारत में हल्की वर्षा करते हैं। जब ये विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न हो रहे हैं, इनमें नमी है, और ऊपर जाके उत्तर पश्चिमी भारत में, कहाँ पे, ये है उत्तर और ये है पश्चिमी भारत, तो भूमध्य सागर से विक्षोभ आके यहाँ पे इस वाले भाग में वर्षा करते हैं। तो ये करते हैं उत्तर पश्चिमी भारत में हल्की वर्षा करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हल्की वर्षा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला प्रश्न बनता है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के कौन से भाग में वर्षा होती है, तो ये होती है उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा होती है। और कैसी वर्षा होती है, यानी कि हल्की बारिश होती है, बहुत तेज बारिश नहीं होती। दूसरा प्रश्न बनता है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है ये उत्पन्न कहाँ से होते हैं, यानी कि ये होते हैं भूमध्य सागर से। तो पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से, आगे चल के उत्तर पश्चिमी भारत में हल्की वर्षा करते हैं। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इनमें नमी की मात्रा कम हो जाती है, तो बीच में ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी से पुनः आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं। जब इन खाड़ियों के ऊपर से जाते हैं तो इनमें क्या, नमी की मात्रा वापस आ जाती है और आगे चल के ये बारिश करते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पश्चिमी विक्षोभ को लाने में उपोष्ण पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम है वो सहायक होती हैं। तो जेट स्ट्रीम हमने देखा था लास्ट क्लास में क्या है। तो भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाने में सीधा सीधा प्रश्न बनता है, आपको ध्यान रखना है कि भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाने में कौन सहायक है। तो उत्तर है उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है वो सहायक है भारत में पश्चिमी विक्षोभ को लाने में। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से, और पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भारत में हल्की वर्षा होती है। तो यहाँ से 3 प्रश्न बन गए जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखने हैं। जैसे पश्चिमी विक्षोभ आने वाले होते हैं, शीत ऋतु में आते हैं पश्चिमी विक्षोभ, हमेशा नहीं आते, ये केवल शीत ऋतु में आते हैं। तो उससे पहले जो उत्तर पश्चिमी भारत है जहाँ पे इनकी वजह से हल्की बारिश होती है, वहां पे रात्रि का जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो पश्चिमी विक्षोभ आने से पहले उत्तर पश्चिमी भारत में जहां पे इनकी वजह से हल्की बारिश होती है, वहां पे रात्रि का जो टेम्परेचर है वो उसमें वृद्धि हो जाती है, वो टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो शीत ऋतु के अंदर पश्चिमी विक्षोभों से जो बारिश होती है उससे कौन सी फसल को लाभ मिलता है,
जो शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलें हैं उन्हीं को लाभ मिलता है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में होती है। और शीत ऋतु में कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो रबी की जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं शीत ऋतु में। जैसे कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया। तो रबी की फसलों को पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से लाभ मिलता है। तो यहाँ से भी सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से कौन सी फसलों को लाभ मिलता है? तो ये मिलता है रबी की फसलों को। क्यों? क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ शीत ऋतु में होता है और शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलें कौन सी हैं? रबी की फसलें होती हैं, जैसे कि गेहूं, जौ, चना, सरसों। तो शीत ऋतु में होने वाली जो बारिश है उसको बोला जाता है सुनहरी बूंदें या फिर गोल्डन ड्रॉप भी इसको कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में होने वाली जो बारिश है जिससे कि रबी की फसलों को लाभ मिलता है, इसको बोलते हैं सुनहरी बूंदें। जब रबी की फसलों पे उस टाइम पे बारिश होती है तो किसान क्या बोलता है? सुनहरी बूंदें पड़ रही हैं, इसलिए इसको सुनहरी बूंदें या फिर इसको गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है, क्योंकि ये बारिश जो है ये रबी की फसलों के लिए अच्छी खासी लाभदायक होती है, इसलिए इस बारिश को बोला जाता है सुनहरी बूंदें या फिर गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जिससे कि रबी की फसलों को फायदा होता है या लाभ मिलता है, उनको बोला जाता है सुनहरी बूंदें या फिर उनको गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। और राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। तो हमने पहले भी देखा है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मावट से किन फसलों को फायदा होता है, तो वो भी रबी की फसलों को लाभ मिलेगा मावट से। क्यों? क्योंकि मावट क्या है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है जो कि पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। तो ये सीधे सीधे प्रश्न बन रहे हैं यहाँ से जो कि कई बार पूछे जाते हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। अगली कौन सी गतिविधि है जो कि शीत ऋतु में होती है? उत्तर पूर्वी मानसून आता है, या फिर इसी को शीतकालीन मानसून बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। ये घटना भी कब होती है? शीत ऋतु में होती है। तो शीत ऋतु में हमने देखा उत्तर भारत में कैसी परिस्थितियां होती हैं? टेम्परेचर लो होता है, जब टेम्परेचर लो है तो प्रेशर क्या होगा? हाई। तो निम्न तापमान के कारण उच्च वायुदाब का विकास होता है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा, जिससे कि प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा। तो हमने देखा कि शीत ऋतु में उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, निम्न तापमान है तो उच्च वायुदाब का विकास हो रहा है, जिससे कि पवनें जो हैं वो स्थलीय भाग से यानी भारतीय उपमहाद्वीप से सागर की ओर चलने लगती हैं, जिनकी दिशा क्या होती है? इस दिशा में चल रही हैं। तो ये है उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की ओर पवनों की दिशा होती है। जब ये पवनें स्थलीय भाग से लेकर जलीय भाग की ओर चल रही हैं तो ये पवनों की दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इसीलिए इस मॉनसून को बोला जाता है उत्तर पूर्वी मॉनसून कहा जाता है। ठीक है, तो शीत ऋतु में उत्तर भारत की तरफ से जो आने वाला मॉनसून है उसको बोला जाता है उत्तर पूर्वी मॉनसून कहा जाता है। तो ये पवनें जब उत्तर भारत से आती हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये पवनें जब उत्तर भारत से आती हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आके क्या होता है? यहाँ पे कोरोमंडल तट है, तो यहाँ पे ये बारिश नहीं करती, लेकिन जब ये पवनें यहाँ पे आती हैं तब यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, हमने देखा था। तो बंगाल की खाड़ी से ये पवनें नमी ग्रहण करती हैं और इस तट पे बारिश होती है इनकी वजह से, और थोड़ी बहुत यहाँ केरल और कर्नाटक वाले तट पे बारिश होती है। क्यों होती है? समझ में आ गया होगा। यहाँ बारिश नहीं करेंगे पूरे क्षेत्र में। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये क्या स्थलीय भाग से आ रही है, यहाँ पे इनको, ये पूरा भी स्थलीय भाग है, यहाँ पे उनको कोई नमी नहीं मिल रही, यानी इन पवनों को आर्द्रता नहीं मिल रही, इनमें नमी नहीं है, ये शुष्क पवनें हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में यहाँ तक ये बारिश नहीं करेंगी। जैसे ये जो पवनें हैं ये बंगाल की खाड़ी में आती हैं तो यहाँ से ये नमी ग्रहण करती हैं और उसके बाद आगे जो भी इनको तट मिलेगा उससे टकराएंगे और वहां पे वर्षा करेंगे। तो आगे ये चलती हैं तो यहाँ पे इनको मिलता है कोरोमंडल तट, और इस तट से टकरा के ये पवनें क्या करती हैं? अच्छी खासी बारिश करती हैं। इस बारिश को बोला जाता है शीतकालीन मॉनसून की वर्षा कहा जाता है। तो हमने देखा कि जो उत्तर पूर्वी मॉनसून पवनें हैं ये बंगाल की खाड़ी में आती हैं, तो जैसे ही बंगाल की खाड़ी में आती हैं आर्द्रता ग्रहण करती हैं और कोरोमंडल तट से टकरा के यहाँ पे वर्षा करती हैं।
इस बारिश को बोला जाता है शीतकालीन मॉनसून वर्षा कहा जाता है। तो शीतकालीन मॉनसून वर्षा जो है ये कहाँ कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश है, उसके नीचे तमिलनाडु है। तो आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में और तमिलनाडु के तटीय भाग में, फिर इधर यहाँ पे कर्नाटक और केरल है, तो कर्नाटक और केरल, तो ये वाला पूरा क्षेत्र जो है यहाँ पे शीतकालीन मॉनसून की वजह से वर्षा होती है। तो केरल के केवल दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा होती है। ठीक है, तो ये समझ आ गया कैसे उत्तर पूर्वी मॉनसून से या लौटते हुए मॉनसून से कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। मतलब कोरोमंडल तट से जब ये पवनें टकराती हैं बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके, तो तमिलनाडु के तटीय भाग में वर्षा होती है, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग का जो तटीय भाग है वहां पे वर्षा होती है, कर्नाटक में वर्षा होती है और कर्नाटक और केरल के दक्षिण पूर्वी भाग में इनसे वर्षा होती है। तो यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि शीतकालीन मॉनसून की वजह से कौन से राज्यों में वर्षा होती है। तो आपको कुछ तो क्या मिलेंगे, उत्तर भारत के राज्य मिलेंगे जहां पे बारिश नहीं होती, केवल दक्षिण भारत वालों में होंगी, जिनमें केवल 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में। इन्हीं जगहों पे जो लौटता हुआ मानसून है उसकी वजह से बारिश होती है। केवल इनमें ही बारिश क्यों होती है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगला हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु जो है मार्च से लेके मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु रहती है। इसमें कौन कौन सी घटनाएं जो हैं वो घटित होती हैं। तो एक तो चलती है इसमें लू। लू क्या है, तो भारतीय मरुस्थल और उत्तरी मैदान में चलने वाली जो गर्म, शुष्क और धूल भरी पवनें हैं वो क्या कहलाती हैं, लू कहलाती हैं। तो सीधा सीधा प्रश्न बनेगा लू क्या है, तो उत्तरी मैदान में भारतीय मरुस्थल में चलने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी पवनें लू कहलाती हैं। सबसे ज्यादा तीव्रता वाली लू कहाँ पे चलती हैं, तो दिल्ली से लेके पटना के बीच में ये जो लू चलती हैं इनकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। दूसरी घटना है काल बैसाखी की घटना घटित होती है। जब उत्तर भारत के मैदानी भाग से आने वाली जो गर्म और शुष्क पवनें हैं ये छोटा नागपुर के पठारी भाग में आके, क्योंकि ये जो पठारी भाग है ये बंगाल की खाड़ी के पास में पड़ता है, तो यहाँ से ये पवनें आर्द्रता ग्रहण करती हैं और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान के रूप में वर्षा करती हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है काल बैसाखी बोला जाता है पश्चिम बंगाल में। तो कब होता है, उत्तरी मैदान से, या फिर हम बोल सकते हैं कि भारतीय मरुस्थल या उत्तरी मैदान से आने वाली जो गर्म और शुष्क हवाएं थी, जो पवनें थी, ये छोटा नागपुर के पठारी भाग से आर्द्रता ग्रहण करती हैं और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान के रूप में वर्षा करती हैं। तो कैसे वर्षा करती हैं, चक्रवाती तूफान के रूप में वर्षा करती हैं, जो कि काल बैसाखी कहलाती है। असम में ये जो काल बैसाखी वर्षा होती है इसको बोला जाता है बोरडोई चिल्ला या फिर बारदोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काल बैसाखी को असम में बारदोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है, या फिर इसी को बोला जाता है बोरडोई चिल्ला या फिर बारदोली छीड़ा। ये जो काल बैसाखी वाली वर्षा है ये चाय की खेती के लिए लाभदायक है असम वाले क्षेत्र में, इसीलिए इसको और क्या बोला जाता है, वहां पे टी शावर या फिर चाय की वर्षा बोला जाता है। क्यों, क्योंकि काल बैसाखी वाली वर्षा जिसे कि असम में बारदोली छीड़ा बोला जाता है, ये वहां पे चाय की खेती के लिए लाभदायक है, इसलिए इसको बोलते हैं टी शावर या फिर चाय की वर्षा। और कौन सी घटना होती है, एक होती है ग्रीष्म ऋतु में आम्र वर्षा की घटना। तो आम्र वर्षा किसको बोलते हैं, तो ये जो वर्षा है आम्र वर्षा ये मुख्यतः होती है केरल और कर्नाटक में। जब मॉनसून आने से पहले जो वर्षा होती है उस क्षेत्र में आम की खेती ज्यादा होती है, आम ज्यादा होते हैं, तो वहां पे मॉनसून से पहले जो वर्षा आती है जब वो आम के पौधों पे लगती है तो आम उससे जल्दी पकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है आम्र वर्षा। कहाँ पे होती है मुख्यतः आम्र वर्षा, तो ये होती है केरल और कर्नाटक में। कौन सी होती है, तो केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में मॉनसून से पहले जो वर्षा आती है जो कि आम के पौधों पे जब लगती है तो उससे आम की जो फसल है वो जल्दी पक जाती है, इसलिए इस वर्षा को बोला जाता है आम्र वर्षा। तो कौन सी वर्षा है, केरल और कर्नाटक वाले भाग में मॉनसून पूर्व की जो वर्षा है उसी को आम्र वर्षा बोलते हैं।
इसको आम्र वर्षा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस वर्षा से आम की जो फसल है वो जल्दी पकती है, इसलिए इसको आम्र वर्षा बोला जाता है। और कौन सी घटना है? अगली घटना है फूलों की बौछार या चेरी ब्लॉसम। किसको बोला जाता है चेरी ब्लॉसम? तो केरल और कर्नाटक वाले भाग में मॉनसून से पहले जो वर्षा आती है उससे कहुआ या फिर जिसको कॉफी बोला जाता है, तो कहुआ या फिर कॉफी के जो पौधे हैं उनमें तेजी से फूल आने लगते हैं। जैसे कि हमने देखा जिस भाग में आम जल्दी पकते हैं मॉनसून से पूर्व जो वर्षा आती है उससे, उसको आम्र वर्षा बोला जाता है। ऐसे ही जिस भाग में जो कव्वे की खेती होती है यानी कॉफी की खेती होती है, तो कॉफी के जो पौधे हैं उनमें भी इस वर्षा से तेजी से फूल आने लगते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है फूलों की बौछार या फिर चेरी ब्लॉसम बोला जाता है, जो कि केरल और कर्नाटक वाले भाग में मॉनसून से पहले आने वाली जो वर्षा है जिससे कि कहवे या फिर कॉफी के पौधों में तेजी से फूल आने लगते हैं, इसलिए इस बारिश को बोला जाता है फूलों की बौछार या फिर चेरी ब्लॉसम बोला जाता है। अगली घटना है कपास की वर्षा। ये कहाँ पे होती है? तो ये होती है महाराष्ट्र में। मॉनसून से पूर्व की वर्षा है, इससे कपास की जो बुआई है वो की जाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है कपास की वर्षा कहा जाता है। तो आम्र वर्षा कौन से भाग में? केरल और कर्नाटक वाले भाग में मॉनसून से पहले जो वर्षा होती है जिससे कि आम के पौधे, आम जो है वो जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है आम्र वर्षा। फूलों की बौछार या चेरी ब्लॉसम क्या है? तो ये भी केरल और कर्नाटक वाले भाग में मॉनसून से पहले जो वर्षा होती है जिससे कि कॉफी के जो पौधे हैं वो तेजी से उनमें फूल आने लगते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है फूलों की बौछार या चेरी ब्लॉसम। और कपास की वर्षा ये होती है मुख्यतः महाराष्ट्र में, मॉनसून से पहले ही होती है जिससे कि कपास की बुआई की जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है कपास वर्षा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वर्षा मुख्यतः कौन कौन से क्षेत्रों में होती है वो आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं वर्षा ऋतु की। अगर वर्षा ऋतु की बात की जाए तो मध्य जून से लेके सितंबर तक वर्षा ऋतु रहती है। तो हमने देखा कि भारत के अंदर जो मॉनसून आता है सबसे ज्यादा मॉनसून आता है दक्षिण पश्चिम मॉनसून। तो भारतीय मॉनसून कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मॉनसून। तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून जो है इसकी पहली बारिश जो होती है वो कहाँ पे होती है भारत में? तो अंडमान निकोबार तट पे दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की पहली बारिश होती है। कब होती है? ये होती है 25 मई को हो जाती है भारत में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की पहली वर्षा, जो कि अंडमान निकोबार तट पे होती है। बाकी भारत में वर्षा कब प्रवेश करती है? तो 1 जून को भारत में केरल के तट पे अचानक तेज बारिश होती है, अच्छी खासी भारी मात्रा में बारिश होती है, और इसी के साथ ही भारत में मॉनसून जो है वो प्रवेश करता है। तो इसको क्या बोला जाता है? इस घटना को, इसको बोलते हैं मानसून विस्फोट। तो मानसून विस्फोट में क्या हो रहा है? अचानक से तेज गर्जना के साथ, यानी खूब अच्छे से बादल गरजते हैं, बहुत कड़क वाली जो तेज वाली बारिश है वो होती है, उसको बोलते हैं मानसून विस्फोट या फिर मानसून प्रस्फोट, या फिर इसको बोलते हैं मानसून का आगमन, यानी मानसून आ गया। तो कब आता है? 1 जून को आता है। सबसे पहले आता है केरल तट पे, और जब मॉनसून आता है, मानसून भारत में प्रवेश करता है, तो अचानक से तेज गर्जना के साथ भारी वर्षा होती है, उसी को बोलते हैं मॉनसून विस्फोट। तो कई बार पूछा जाता है कि मॉनसून विस्फोट क्या है, ये जो घटना है कब घटित होती है? तो मॉनसून विस्फोट घटना घटित होती है वर्षा ऋतु में, जब भारत में मॉनसून प्रवेश करता है तो अचानक तेज गर्जना के साथ, यानी बिजलियां गरजती हैं और खूब भारी वर्षा होती है, तो वो कहलाता है मॉनसून विस्फोट या भारत में मॉनसून का आगमन कहलाता है। फिर अगर हम मध्य जुलाई की बात करें तो लगभग मध्य जुलाई में संपूर्ण भारत में मॉनसून जो है वो प्रवेश कर जाता है, और सबसे लास्ट में मॉनसून पहुंचता है पश्चिमी राजस्थान में। जब मॉनसून पहुंचने की बात है तो सबसे लास्ट में पश्चिमी राजस्थान में पहुंच रहा है, और जब मॉनसून वापस लौटता है तब भी सबसे पहले लौटना कहाँ से शुरू करता है? तो पश्चिमी राजस्थान से मॉनसून जो है वो सबसे पहले लौटना शुरू करता है। तो ये हमने जब राजस्थान में मॉनसून की परिस्थितियां देख रहे थे तब भी हमने देखा था कि राजस्थान के मॉनसून को क्या बोला जाता है? देरी से आना और समय से पूर्व लौट जाना राजस्थान के मॉनसून की प्रकृति है। तो सबसे अंत में मॉनसून पहुंचता है पश्चिमी राजस्थान में, और सबसे पहले लौटता है मॉनसून पश्चिमी राजस्थान से।
तो मॉनसून लौटना शुरू कब होता है? तो 1 सितंबर को मॉनसून जो है वो लौटना शुरू हो जाता है और सबसे पहले लौटता है पश्चिमी राजस्थान से। तो अब हम देखते हैं भारत में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून, या इसी को क्या बोला जाता है? ग्रीष्मकालीन मॉनसून, या इसी को बोला जाता है मॉनसून आगमन। इसकी क्रियाविधि क्या है? तो भारत में मुख्यतः कौन सा मॉनसून आता है भारत में? तो भारत में आता है दक्षिण पश्चिमी मॉनसून, जिसको कि ग्रीष्मकालीन मॉनसून बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं मानसून आगमन। इसकी क्रियाविधि देखते हैं कैसे भारत में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून जो है वो प्रवेश करता है। तो हमने ऊपर भी बात करी है, जब हम ITC-Z पेटी के बारे में बात कर रहे थे तब हमने देखा है, इसको हम वापस देख लेते हैं। तो लगभग मध्य जून में जब सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पे सब जब सीधी पड़ती हैं, तो ITC-Z जो है ये कहाँ पे स्थापित होता है? कर्क रेखा पे आके स्थापित हो जाता है। तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ITC-Z जो है वो स्थापित हो जाता है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। और ITC-Z पेटी जब सूर्य की किरणें ऊपर आ रही हैं, यानी हमने देखा था ITC-Z पेटी क्या है? एक निम्न वायुदाब पेटी है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में स्थापित होता है तो ITC-Z पेटी जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थापित हो जाती है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में स्थापित होता है तब ITC-Z पेटी जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थापित हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में जाता है तब ITC-Z है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थापित हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि मध्य जून की, तो मध्य जून यानी कि हम ग्रीष्म ऋतु की लगभग बात कर रहे हैं। उस टाइम पे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, तो ITC-Z जो है ये भी उत्तरी गोलार्ध में स्थापित हो जाएगा। तो कहाँ पे जाके स्थापित होता है? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत में कर्क रेखा पे ITC-Z जो है ये स्थापित हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध की तरफ से आने वाली जो व्यापारिक पवनें हैं वो विषुवत रेखा को पार करती हैं। जैसे ही पार करती हैं तो कोरियोलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की ओर चलने लगती हैं। तो 0 डिग्री से पहले इनकी दिशा ये वाली होती है। जैसे ही 0 डिग्री विषुवत रेखा को पार करती हैं तो कोरियोलिस बल के कारण इनकी दिशा है वो दाईं ओर घूम जाती है। तो ये वाली पवनों की दिशा हो जाती है। तो व्यापारिक पवनें जो हैं पहले दक्षिण पश्चिम से चल रही होती हैं, बाद में उत्तर पूर्व की ओर ये पवनें चलने लग जाती हैं। इन्हीं को बोला जाता है दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? मॉनसून आगमन कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून को भारत में लाने में कौन सहायक है? तो पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है ये दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून को भारत में लाने में सहायक है। सीधा सीधा प्रश्न बनता है, यह आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून को भारत में लाने में कौन सहायक है? तो पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है ये दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून को भारत में लाने में सहायक है। तो ये हमने समझा कैसे भारत में मॉनसून प्रवेश करता है, क्या ITC-Z पेटी का रोल रहता है, ग्रीष्म ऋतु में कौन सी बारिश होती है, शीत ऋतु में कौन सी बारिश होती है, वर्षा ऋतु में कौन सी बारिश होती है। तो ये हमने पूरी जो मॉनसून की परिस्थितियां थी, जो गतिविधियां थी, उनके बारे में देखा। आगे हम देखने वाले हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून जो है इसकी भारत में 2 शाखाएं हैं। एक तो आता है अरब सागर की तरफ से, तो एक हो गई अरब सागर ये शाखा, और एक आता है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, तो दूसरी हो गई बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून जो है वो भारत में 2 शाखाओं से प्रवेश करता है। अरब सागर की तरफ से आएगा वो अरब सागर ये शाखा हो गई, और बंगाल की खाड़ी की तरफ से आएगा वो बंगाल की खाड़ी की शाखा हो गई। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून की जो शाखाएं हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।